तौर पे बहुजन दलित राजनीति को लेकर और इस देश के जो दलित वंचित समाज के लिए एक प्रखर आवाज बन रहे हैं दो चिंतक, दो प्रोफेसर जो लगातार अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं करते हुए दलित वंचित समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं, जिनमें से दो प्रोफेसर, एक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत और दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतनलाल ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जी हां, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीरें बिल्कुल लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। और क्या मायने निकल रहे हैं, क्या इसके संभावना होगी आने वाले समय में कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में क्या जो दलित वंचित बहुजन राजनीति है उसमें किस तरह का असर होगा, किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, इस मुद्दे पर आज मैं आपके समक्ष जुड़ गया हूं साथियों। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर आप अपने जो सवाल हैं, आपके जो भी सवाल हैं, आप बेशक मुझसे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों को मैंने शुभकामनाएं दी हैं कि आप राजनीतिक संभावनाओं की तलाश आपने कांग्रेस के साथ की। आपको दोनों को शुभकामनाएं। अब इस शुभकामनाओं के बाद में मुझे कई जो मेरे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जो मित्र हैं और साथी हैं, उनका भी मुझे फ़ोन आया कि आखिर कांग्रेस किस आधार पर दलितों का सम्मान और उनका स्वाभिमान को बचाए रखेगी। साथियों, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी पोस्ट को आप पढ़ें, मैंने जो लिखा है उसको आप समझें कि मैंने क्या लिखा है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, एक पत्रकार हूँ। स्वाभाविक बात है कि एक पत्रकार हर राजनीतिक पार्टी को कवर करता है और मेरा जीवन आप बिल्कुल सार्वजनिक है। और मैं सबसे पहले, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि अगर देश की बात आएगी और दलित उत्थानों की बात आएगी तो वह सबसे पहले दलित उत्थान यानी कि बात करेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता अगर सामाजिक न्याय की अगर वो बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुजन राजनीति को, बहुजन समाज को एक दिशा देने की काम करता है, वो भले किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, तो मैं वो वहां पर उसके साथ हमेशा खड़ा होता नजर आऊंगा। साथियों, जो मैंने आज आपके सामने जो सवाल किया है, उस सवाल के प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत का कांग्रेस में ज्वाइन करने के आखिर क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में दलित वंचित समाज है उसकी राजनीति किस मोड़ पे जाएगी? जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी लगातार एक बार पुनः बीएसपी प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति के झंडे को गाड़ने के लिए, कोशिश कर रही है कि 2027 में बहन जी एक बार पुनः वहां पर 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। जी हां, कोशिश जारी है। लेकिन मेरा जो आज सवाल है, उस सवाल पर आप अपने क्या वक्तव्य हैं, आप कृपया करके आप जो मैंने कहा कि प्रोफेसर रतनलाल आज के मौजूदा दौर में और प्रोफेसर रविकांत मौजूदा दौर में एक ऐसी आवाज है जो निष्पक्षता से, सटीकता से, प्रामाणिकता से, ऐतिहासिक दस्तावेजों के संदर्भ के आधार पर दलितों के उत्थान और उनके स्वाभिमान के लिए बात करते हैं। मैंने जो आपसे कहा, तथ्यात्मक तर्क के आधार पर, स्वाभिमान का ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर दलितों के उत्थान के लिए वो बात करते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, जितना मैंने उनको दोनों प्रोफेसरों को देखा है, क्योंकि ये दोनों पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है। और प्रोफेसर रतनलाल ने जो चुनाव लड़ा, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बिहार से वो आते हैं। जब दिल्ली में वो पहुंचते हैं, दिल्ली में जो डीयू में उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और उसके बाद में वो प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में मजदूरी करी। जी हाँ, मजदूरी करी, क्योंकि मेरा उनसे निकट का संबंध है, उनके कई मित्रों से और उनसे भी मेरा। और उनका सीधा मानना है कि आज के मौजूदा दौर का जो दलित है वो किसी भी भावनाओं में नहीं बहे, वे देखे कि उसका भला कैसे हो सकता है।
उसको कहां प्रतिनिधित्व मिल सकता है, कहां उसको उसका हक मिल सकता है, उस ओर वो विशेष तौर पर ध्यान दे। जी हां, मैंने जो आपसे बात करी है, सवाल यह है कि अब कई लोग सवाल कर रहे हैं कि बहन जी इससे कमजोर होंगी, बीएसपी इससे कमजोर होंगी, चंद्रशेखर आजाद का जो मूवमेंट है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का, वो मूवमेंट कमजोर होगा क्योंकि जो दोनों एक प्रखर आवाज है, सीधा हमला करते हैं मनोवाद, ब्राह्मणवाद और संघवाद पर। सीधा जो आज की मौजूदा जो सरकार है उस पर वो सीधा हमला करते हैं। मुझे ऐसे बहुत कम चिंतक प्रोफेसर नजर आते हैं, मैं सैकड़ों प्रोफेसरों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ मोटी तनख्वाह लेते हैं, विश्वविद्यालय में भी है। ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो चले दबी जुबान पर कुछ काम नहीं कर रहे, आधे ज्यादा निठल्ले हैं। मैं से कह रहा हूं, सरकारी कॉलेज में कई प्रोफेसरों को जानते हो निठल्ले हैं, ना समझ है, वैचारिक उनके अंदर सुदृढ़ता नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय में मैं कई प्रोफेसरों को जानता हूं जो एक आस लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें प्रोफेसरी पूरी हो गई, अब उन्हें वीसी बनना है और कब वो किसी भी दरबार में अपना माथा टेकने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। लेकिन उनके लिए कभी भी सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्वाभिमान, सम्मान, दलित उत्थान, वंचित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए उनके पास समय नहीं है या वो विचार नहीं है। उसके उल्टे दो ये प्रोफेसर हैं, मैं जो कह रहा हूं मुख्यतः, जो आज मेरी दोनों के बारे में बात हो रही है, इन प्रोफेसरों ने जो आज जो निर्णय लिया, निर्णय तो पहले से था इनका, लेकिन आज जो उनका जो कह सकते हैं कि आज एक समय आया, कांग्रेस के कार्यालय राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और राजेंद्र पाल गौतम उनको कांग्रेस का पट्टा पहनाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस के जो विपक्ष के जो इस समय कांग्रेस नेता है राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है कि आखिर अब वो कांग्रेस के लिए सीधा जो कह सकते हैं कि बैटिंग, पत्रकारिता में एक भाषा होती है बैटिंग करना, यानी कि उनके लिए वो बैटिंग करेंगे या उनके लिए वो बात करेंगे, उनके लिए मुख्यतः बात करेंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर लोग मुझे भी अब सवाल उठा रहे हैं कि आपने उन्हें शुभकामनाएं क्यों दी, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रोफेसर रविकांत और प्रोफेसर रतनलाल अपने उस वैचारिक जो उनकी समझ है, जिसमें दलित उत्थान, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को अगर वह कांग्रेस में जाकर नकार देते हैं या उसको भूल जाते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा उनके विरोध में खबर चलाने वाला, उनसे सवाल करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। सवाल यह है कि आज की जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा दौर है, उसमें आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि उससे दलितों के उत्थान में कितना, दलित, आदिवासी, वंचित जो अल्पसंख्यक समाज है, जैसे मोटे तौर पर 90% इस देश का जो है बहुसंख्यक समाज है, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं। कल आज़ादी का पर्व है, 15 अगस्त है, देश में तिरंगा की लहर होगी, लोग बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जब देश आज़ाद हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी के लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब की जो बात है आज भी लकीर बिल्कुल सटीक बैठती हैं और अभी तक वो बातें हम उस पर ही संघर्ष कर रहे हैं कि जो दलितों को जो राजनीतिक आज़ादी तो मिली कि आप आरक्षित सीट से चुनाव तो लड़ सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक सम्मान है, आर्थिक जो उन्नति है, उसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष करना होगा। कांग्रेस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिर बाबा साहब के साथ न्याय नहीं किया, कांग्रेस ने दलितों के साथ न्याय नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि आज 78 साल की इस आज़ादी में दलितों के पास जो कुछ बहुत बड़े स्तर पर जो मिल पाया है, उसमें हम अगर कांग्रेस को बिल्कुल ही नकार दें तो शायद मुझे लगता है कि आपकी समझ पर पर्दा पड़ गया है। हम बिल्कुल नकार दें, यानी कि हम सवाल उठा सकते हैं
कि जो मिलना चाहिए था कांग्रेस के राज में वो हमें नहीं मिल पाया, जो सम्मान, स्वाभिमान और जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, वो उठाया जा सकता है। मान्यवर काशीराम साहब ने बिल्कुल कहा, सवाल उठाए, बहन जी ने सवाल उठाए, वो उठाया जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नकार दें तो मुझे लगता है कि हम अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगे। आज दलितों को जो आरक्षण मिला, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था, बाबा साहब अगर पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं, संविधान निर्माता बनते हैं, तो वो किसके राज में थे आप सब जानते हैं। इसके लिए सिफारिशें कहां से होती हैं बाबा साहब को संविधान निर्माता, संविधान का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, कहां से सिफारिश होती है? कोई बाहर का व्यक्ति तो सिफारिश करेगा नहीं। कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस 1946 के बाद में जो संविधान प्रारूप समिति जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो बाबा साहब को उसमें सम्मिलित करने के लिए संविधान सभा में हम मानते हैं कि बाबा साहब को किस तरह से कांग्रेस के उस समय के मौजूदा उस तत्कालीन दौर में किस तरह से उनको संविधान सभा में नहीं आने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें बाबा साहब को संविधान सभा में उन्हें लिया जाता है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके हाथों द्वारा संविधान लिखवाया जाता है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब जो करना चाहते थे संविधान में वो नहीं हो पाया। वो खुद भी कहते थे कि मैं जो और बेहतर कर सकता था, लेकिन उन्हें मालूम था कि सब कुछ मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी जो चौकड़ी थी, या कह सकते हैं कि कई लोगों का दबाव था। 300 से ज्यादा सदस्य थे संविधान सभा में। आप समझें, प्रारूप समिति में बाबा साहब थे, जो 7 लोग जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें से बाबा साहब ही अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को लिखा। मेरा संविधान के साथ साथ सवाल यह है कि आज प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत, जब आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो यह उनका स्वतः अधिकार है, स्वतः विवेक है, स्वतः समझ है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब हम प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत जी से क्या ऐसा करवाएं कांग्रेस के मार्फत जिससे कि दलित, वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के उत्थान हो। हम सीधा सवाल उठा दें कि ये नकारा है, लालच में आ गए, दलाल हैं, हरिजनवाद है, और ये दलितवाद के बाद में, अम्बेडकरवाद के बाद में अब ये हरिजननामा की वकालत करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि देश में ऐसे बहुत कम प्रोफेसर हैं जो दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के विषय पर प्रखर होते हैं, जेल जाते हैं, हमले होते हैं। मैं प्रोफेसर रतनलाल के जब मैं घर गया, जो वो हिंदू कॉलेज के पीछे उनको जो सरकारी आवास जो है मिला हुआ है, उसमें वो अपने खर्चे से बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करते हैं। और शैक्षणिक कार्य के बाद में वह तकरीबन 5, 7, 8 घंटे अम्बेडकर नामा, रतनलाल जो क्लास है, उनकी लाल की क्लास जो है, वो यूट्यूब चैनल पर देश के अंदर बाबा साहब के विचार, दलित उत्थान के जो तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में वो जाते हैं। ऐसे ही रविकांत जो है, लगातार जो देश के जो नेशनल मीडिया है या अपने सोशल हैंडल पर लगातार दलितों के उत्थान पर वो बात रख रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि हम किसी पर भी उंगली उठाएं तो आप समझेंगे, अगर आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ होती हैं। इसलिए हम भी अपने आप को अपडेट करें। रही बात बीएसपी के बारे में कि बीएसपी कमजोर हो जाएगी, आजाद समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि बीएसपी ऐसे प्रखर वक्ताओं को, प्रोफेसरों को निकाले, उनको जिम्मेदारियां दे। और मैं ऐसे कई प्रोफेसरों को जानता हूं जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कई बार बीएसपी के कार्यालय में जाकर लगातार चक्करे काटे, लगातार वो बीएसपी में थे। नाम नहीं ले सकता इस समय, क्योंकि कई बार नाम लेने से बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि उनकी जो निजता है, जो निजता है, जो प्राइवेसी, वो भंग होती है। वो 7-8 साल तक लगातार। अब सोचिए कि किसी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो वैचारिक है, जो विचार से सुदृढ़ है, वो अपने विचार से किसी राजनीतिक पार्टी को एक बड़ा स्तंभ, एक आकार दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? उन्हें नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, और आखिर में वो किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी में अपने को स्थापित करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां सम्मान मिलता है, और वहां पर वो प्रखर होकर, मुखर होकर
वही बात अम्बेडकरवाद की बात बोल रहे हैं, दलितवाद की बात बोल रहे हैं, बहुजनवाद की बात बोल रहे हैं और तमाम उन मुद्दों पर बात बोल रहे हैं जो बीएसपी में वो बोल सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। मेरा सवाल यही है, प्रोफेसर रतनलाल को मैं डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वह आने वाले समय में कांग्रेस में रहकर अब कांग्रेस का जो संघवाद का जो छिपा हुआ चेहरा है, मैंने अभी हाल में पिछले दिनों अलवर जिले के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा से सवाल पूछा कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर आरएसएसीकरण है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसको कैसे दूर करेंगे? दलित, वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज है, उसको संगठन में मुख्य स्थान कहां कब देंगे? ये सवाल मैं पूछ सकता हूं। मुझे लगता है कि ये सवाल हर कोई नहीं पूछ सकता। और मेरा कभी भी राहुल गांधी जी से कभी सवाल होगा, इंटरव्यू होगा, तो मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा कि आपने जो बात कही है कि जो कांग्रेस में कई बड़े बड़े ओहदे पर, पद पर वो लोग हैं जिनका खुद का 2.5 वोट नहीं है, मतलब 2.5 वोट नहीं है और वो बड़े पदों पर बैठे हैं। इसलिए जब राहुल गांधी को ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस को दीमक की तरह जो खा रहा है वो उसका आरएसएसीकरण है, मैं चाहता हूं कि रतनलाल और रविकांत जी दोनों अब इस बात को समझकर कांग्रेस के अंदर जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और आरएसएसीकरण है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे ही सही मायने में प्रोफेसर रतनलाल अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये सीधा सा है कि अगर मुझे लगता है कि अगर इनको वहां पर वो बात कहने का प्रमुख जो मंच नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो कांग्रेस को भी छोड़कर अपनी शैक्षणिक क्षेत्र में या वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है नहीं कि एक बार अंगूठा बांध दिया या आपने रस्सी से बांध दिया कि आप उसी राजनीतिक पार्टी के रहेंगे। मुझे मालूम है कि हम उन शर्तों पर गए हैं जो शर्तें लगातार वो अपने विचार, अपने प्रोग्राम और अपनी लेखनी और अपने किताब के माध्यम से दुनिया के सामने रखते आए हैं। अब सवाल यह है कि बीएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, जो बहुजन राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं, अब प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत के कांग्रेस में जाने के बाद में वो क्या सवाल उठाते हैं, उसके आखिर क्या क्या मायने होंगे, क्या क्या समझ पैदा होगी, इस पर भी हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे।